सलाम आदाब। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हिस्ट्री ऑफ मेवात में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं कैसे ख़ास पर्सनालिटी के बारे में ज़िक्र करूँगा, जिसका नाम चीतू या चित्तू मेवाती था। पहला चित्तू मेवाती या चित्तू मेवाती का जो लेना देना है वो मध्य भारत से है। सेंट्रल इंडिया में उस वक्त वो रहा करता था, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज का जो मध्य प्रदेश है वहाँ वो रहता था। आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मेवात की एक अच्छी खासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में काफ़ी वक्त से रहती आ रही है, और अभी भी कई ज़िलों में, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में अच्छी खासी आबादी जो है मेवातीस की है। इसी के रिगार्डिंग 1823-24 में सर जॉन मेलकोम, जिसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो सेंट्रल इंडिया की हो रही थी उनको देखने के लिए 1818 में जब नियुक्त किया, तो उन्होंने एक 1818 से 22 तक के 4 सालों में उन्होंने एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा, जो मालवा और सेंट्रल इंडिया के आसपास जो है उन्होंने लिखा। उस किताब में उन्होंने मेवातीस के बारे में जिक्र करते हुए लिखा कि मेवाती एक जानी पहचानी मुस्लिम कम्युनिटी है, एक समाज है, और वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में रह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैसे मेवातीस को लेके कई तरह के स्टेरियोटाइप्स हैं, अवधारणाएं हैं कि ये लोग चोर हैं, डकैत हैं, पर उन्होंने ये कहा कि मुझे मेवातीस जो है बहुत फेथफुल मिले, जिन बहुत बहुत साहसी लोग जो है उनके बारे में लिखा, और उन्होंने कहा कि जिनके लिए भी वो काम करते हैं उनके लिए वो बहुत ईमानदारी से जो है वो काम करते हैं, उनके लिए बहुत फेथफुल जो है मेवातीस रहते हैं। इसके अलावा अगर आप 19वीं शताब्दी में देखें या 18वीं शताब्दी के अंत में देखें, 19वीं शताब्दी के पहले हिस्से में देखें, तो मेवातीस जो है वो होलकर्स के जो पैलेस हैं, जो महल हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अगर किसी के पास थी तो वो मेवाती जमींदार के पास थी, जिसमें सादत खान और दो नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट थे, सादात खान और मोइनुद्दीन अली। तो इससे पता चल रहा है कि होलकर्स के अगर आप पैलेस को गार्ड कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके पास है, तो इससे पता चल रहा है कि मध्य भारत में भी, आज के मध्य प्रदेश में भी, और होलकर्स के पैलेस को गार्ड करना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ट्रस्टवर्दी और साहसी लोग चाहिए। वो काम जो है उस वक्त मेवातीस जो है वो कर रहे थे मध्य भारत में। तो इससे पता चल रहा है कि मध्य भारत में भी, आज के वर्तमान के मध्य प्रदेश में भी मेवातीस का उतना ही योगदान है इतिहास में जितना हरियाणा और राजस्थान के मेवातीस का रहा है। अब इसी यहीं से एक और नाम निकल कर आता है जिसका नाम है चित्तू मेवाती। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग इसको चीतू लिखते हैं, कुछ लोग इसको चित्तू जो है वो नाम से उनको लिखते हैं, पर उनका जो असली नाम था वो नवाब महमूद खुंद खान मुस्तकीम जंग। बड़ा नाम है, और जिसमें नवाब भी है, महमूद भी है, मुस्तकीम जंग असली नाम उनका ये बताया जाता है। चलिए जानते हैं कि ये चित्तू मेवाती जो है वो कौन था, या चित्तू पिंडारी जो है वो कौन था, इसके क्या कहाँ से वो बिलोंग करता था, और क्या उनका इम्पोर्टेंस है मध्य भारत के इतिहास में, और पिंडारीज के इतिहास में उनका क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिंडारीज पे आपने एक मूवी देखी होगी, वीर मूवी। वो पिंडारीज की एक्टिविटीज़ पर ही बेस्ड एक मूवी है, और एक पिंडारी कैरेक्टर पर ही बेस्ड एक मूवी है। तो पिंडारी को लेकर अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं, अलग अलग तरह से लोगों ने उसको डिफाइन किया है, पर जो जनरली माना जाता है कि वो लोग हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं, उनके अपनी आर्मी होती है, वो रेड करते हैं और प्लंडर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, खासकर जो दुश्मन उनके हैं। दूसरा, पिंडारीज का जो
इमरजेंस है वो थोड़ा पुराना है। कहा जाता है कि औरंगजेब जब दक्षिण भारत में एक्सपीडिशंस कर रहे थे तब जो है पिंडारीज का इमरजेंस होता है। फिर बाद में बाजीराव फर्स्ट मराठास के टाइम पर ये मराठास के साथ मिल के जो है रेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे और प्लान एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, और जब ज़रूरी होता था तो मराठास को जो है मदद भी करते थे। अगर हम मध्य भारत में भी देखें तो उस वक्त ज़्यादातर जो पिंडारी सेफ थे, अगर आप 18वीं शताब्दी तक देखें तो होलकर्स जो है इंदौर के, उनको वो ज़्यादातर जो है अपनी अपनी निष्ठा उनके साथ रखते थे और उनको अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते थे। उसी में से जो है वो चीतू मेवाती जो है वो उनका इमरजेंस होता है। अब चीतू मेवाती के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो काय चीतू मेवाती के बारे में मेलकॉम ने, जिन्होंने एक मेमोयर भी लिखा है, एक हिस्टोरिकल अकाउंट भी लिखा, उसने क्लियरली लिखा कि वो मेवात वो दिल्ली के पास मेवात का निवासी था। तो ये तो एक बात क्लियर है, क्योंकि मैं कुछ एक अकाउंट्स देख रहा था कि अलग अलग तरह से लोग क्लेम करते हैं कि चित्तू जो है वो जाट था और वो कई तरह के और एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेलकॉम ने क्लियरली लिखा है कि चित्तू मेवाती दिल्ली के पास मेवात से जो है वो बिलोंग करता था। इसके अलावा एक और खास बात है कि चित्तू मेवाती की जो आर्मी थी उसमें मेवाती बहुत बड़े नंबर्स में थे, और इससे क्लियर हो जा रहा है कि चित्तू मेवाती मेवाती था और यहीं से जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो गए हैं या सेंट्रल इंडिया वो गए हैं। एक एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक दोबल खान थे पिंडारी चीफ, वो और महाजी सिंधिया जो है वो दिल्ली के आसपास एक एक्सपीडिशन पाए थे, वहीं पे उनको जो है चीतू मेवाती जो है वो मिला। इसके बाद वो यहाँ से उसको लेके गए और फिर उन्होंने उसको बेटे की तरह पाला पोसा, और जब दोबल खां की डेथ होती है 1793 में, तो उसके बाद उसके जो दो बेटे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। उसके बाद जो है सडनली चितू मेवाती जो है वो एक पावरफुल पिंडारी चीफ के तौर पर मध्य भारत में, खासकर मालवा सतवास और नीमर के आसपास के क्षेत्रों में सबसे पावरफुल पिंडारी लीडर के तौर पर उभरते हैं। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि चितू मेवाती का ना तो कोई बैकग्राउंड है कि वो पिंडारी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, ना उनको पिंडारी चीफ की जो 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 स्टेटस मिला है वो ना उनके परिवार से मिला है, बल्कि खास बात है कि पिंडारी में चित्तू मेवात इसलिए लगता है क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था पिंडारी से, ना उनका कोई वंश था, ना कोई हेरिडिटरी था, ना उनके खानदानों से चली आ रही चीज़ें थी, जबकि वो तो यहाँ से उनको ले जाया गया, वहाँ पे उनको पाला पोसा गया, फिर वो अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी स्किल्स पर, अपने साहस पर इतना पावरफुल पिंडारी चीफ जो है वो बनकर उभरा। अच्छा, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि अगर आप 1790 तक तो देखें तो ज़्यादातर पिंडारी जो है उनकी निष्ठा होलकर्स को है, इंदौर के होलकर्स को, लेकिन बाद में जब सिंधियास पावरफुल हो जाते हैं और होलकर्स कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं जसवंतराव होलकर के बाद, तो फिर सिंधियास थोड़ा पावरफुल होते हैं मध्य भारत में। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये कि मुझे मुझे चित्तू मेवात इसलिए उनकी पर्सनालिटी खास लगी क्योंकि उनका ना तो कोई बैकग्राउंड था, ना वो किसी ऐसे पिंडारी फैमिली से बिलोंग करते, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल कह रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड अगर कोई फेस था 1800 से 1817 के बीच में, तो वो चित्तू मेवाती था। चित्तू मेवाती अगर आप लोकेशन देखें वो कहाँ रह रहा था, कहाँ अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था, तो ये क्लियर है कि वो नर्मदा और विंध्या के जो पर्वतों के बीच का एरिया है, हिली एरिया है, डेंस हिली एरिया है, जंगल है, वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ का केंद्र था। इसके अलावा अगर आप आज के मध्य प्रदेश में देखें तो नीमर और सतवास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ थी, और वहीं पे वो अपने पिंडारी चीफ्स के साथ रहता था। इसके अलावा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि दौलत राव सिंधिया के साथ वैसे तो उनके फ्रेंड रिलेशंस थे सिंधियास के साथ, लेकिन वक्त वक्त पर चित्तू मेवाती को कि स्वतंत्रता के नेचर का आदमी था, तो बार बार सिंधियास पे अटैक करता रहता था, तो इसीलिए दौलत राव सिंधिया ने कई बार कोशिश की कि चित्तू मेवाती को हराया जाए, उसको सप्रेस किया जाए, पिंडारीज को जो है वो जो है सप्रेस किया जाए,
लेकिन वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाया, इसीलिए उन्होंने चित्तू मेवाती को जो है वो ऑनर भी किया, उनको टाइटल, नवाब का टाइटल भी दिया। लेकिन इसके बावजूद भी चित्तू मेवाती सिंधियास के साथ बहुत ज़्यादा निष्ठापूर्वक नहीं रह सके, क्योंकि उनके अंदर स्वतंत्र रहने की एक आदत सी बन गई थी। इसी प्रोसेस में जब वो बार बार अभी भी सिंधियास ने उनको खूब रिस्पेक्ट दी, खूब ऑनर की, लेकिन चित्तू मेवाती अभी भी उनके साथ जो है वो फ्रेंड रिलेशंस बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। तब जॉन बैप्टिस्ट एक फ्रेंच जर्नल था, उनको सिंधिया ने ये दायित्व दिया कि वो चित्तू मेवाती को और पिंडारीज को जो है वो हराए, उनको खात्मा करे, उनको फिनिश करे। लेकिन बाद में जब जो बैप्टिस्ट हरा नहीं पाए चित्तू मेवाती को, तो बाद में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया चित्तू मेवाती के साथ कि वो सिंधियास की जितनी भी टेरिटरीज हैं वहाँ पे कोई रेड नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी अगर सिंधियास को तो चित्तू मेवाती उनको आर्मी देने का भी काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रहे थे, खासकर सिंधियास और चित्तू मेवाती को साथ लाने के लिए। उसके बदले में ये तय हुआ कि जो आप आर्मी देंगे सिंधियास को या उनके एरियाज पे, टेरिटरीज पे आप अटैक नहीं करेंगे, इसके बदले में ये तय हुआ कि आपको 5 जो गांव हैं या 5 महाल जो हैं वो चित्तू मेवाती को सिंधियास ने जो है वो ट्रीटी के रूप में दिए, जिसमें नीमर एक था, राजगढ़ इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा तैलीन एक इम्पोर्टेंट था, सतवास, किलिचपुर एक गांव था। ये 5 गांव जो है वो चित्तू मेवाती को सौंप दिए सिंधियाज ने, दौलत राव सिंधिया ने, इस ट्रीटी के हिसाब से जो बैप्टिस्ट ने संधि की, ट्रीटी की विद चित्तू मेवाती। इसके अलावा और एक इंटरेस्ट एस्पेक्ट ये कि होलकर्स के साथ भी उन्होंने एक संधि की और उसमें भी उसको कई गांव जो है वो ग्रांट में मिले। तो इससे पता चल रहा है कि चाहे वो भोंसले हों, चाहे वो सिंधियाज हों या बाकी और नवाब भी हों, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि वो चित्तू मेवाती के साथ या पिंडारीज के साथ एक संधि करें, जिससे कि वो उनके एरियाज पर अटैक ना करें, जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उनकी आर्मी के तौर पर मदद करें। इसके अलावा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मेलकॉम लिखता है कि एक तरह से चित्तू मेवाती एक तरह से एक रेगुलर सरकार बनाने की कोशिश में था, एक तरह से रेगुलर सरकार का रूप था, क्योंकि उनको 5 गांव सिंधिया से मिले, 2 गांव उनको भोंसले से मिले, 1-2 गांव उनको जो है महमूद खां से, वजीर जो थे वहाँ, उनसे मिले। तो इससे पता चल रहा है कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था, हर कोई उनके साथ संधि करना चाह रहा था। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि चित्तू मेवाती के पास कम से कम 25,000 पिंडारी चाहिए। तब अज्यूम करिए कि उस वक्त एक नॉन पिंडारी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला, क्योंकि ज़्यादातर अफगान इसमें इन्वॉल्व थे, फिर मराठाज इन्वॉल्व थे, अब उस पठान इन्वॉल्व थे। अब आप सोचिए कि कोई एक मेवाती जिसको यहाँ से अगवा करके ले गया, फिर वो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पिंडारी चीफ बनते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, और उनके पास 25,000 के आसपास पिंडारीज हैं। और कहा यह जाता है कि उनके पास 2,000 के आसपास पैदल सैनिक भी थे और 25,000 उनके पास हॉर्समैन थे, और अच्छे खासे हॉर्सेस भी थे, हॉर्समैन भी थे, और 2,000 के आसपास उनके पास पैदल सैनिक भी थे जो फोर्ट जो है उनको रक्षा करते थे। इसके अलावा एक खास बात जो है उसमें ये कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था, पिंडारी आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसको दुर्रा कहा जाता था, और उस दुर्रा में मेलकॉम क्लियरली लिखते हैं कि उसमें ज़्यादातर मेवातीज थे। तो इसका मतलब है कि पिंडारीज की आर्मी, जो चित्तू मेवाती की आर्मी थी, उसमें ज़्यादातर जो मिलिट्री उनके लीडर्स थे वो मेवातीज थे, और जो उनकी आर्मी भी थी उसमें भी मेवातीज अच्छे खासे नंबर्स में थे। तो इससे पता चल रहा है कि मेवाती बड़े इन्फ्लुएंशियल थे मध्य भारत में, मालवा के आसपास, सतवास के आसपास, नीमर के आसपास के क्षेत्रों में। ये मेलकॉम के रिपोर्ट्स आसानी से हमें एविडेंट होता है। इसके अलावा आप सरप्राइज होंगे कि चित्तू मेवाती के पास कहा जाता है कि 6 हाथी भी थे, 2 पालकियां थी, और 2 बड़े बाजार भी उन्होंने जो है वो स्टैब्लिश किए हुए थे। और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये कि ज़्यादातर पिंडारी जो है वो तो एरो और भाले वाले के साथ जो है वो रहते थे,
हॉर्सेस उनके पास रहते थे, लेकिन मेलकॉम ने जिक्र किया है कि उसके पास 12 गन भी थी और उन गन को चलाने के लिए उन्होंने बाकायदा यूरोपियंस को रखा हुआ था। यूरोपियंस को रखा हुआ था और उसके 2 झंडे भी थे अपने, उन्होंने 2 झंडे बनाए हुए थे। एक झंडा जो बहुत पॉपुलर है चित्तो मेवाती का, वो ये था कि उसका कलर भगवा था, कलर भगवा था और उस पर एक छोटा सा सफ़ेद जो है सांप जो है वो बीच में था। तो भगवा रंग में एक सफ़ेद रंग का एक छोटा सा एक सफ़ेद रंग का सांप जो है बीच सेंटर में उस झंडे के हुआ करता। तो इससे पता चल रहा है कि उनका एक अपना झंडा था, एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी थी। 25,000 के आसपास उनके पास सोल्जर थे, 2,000 के आसपास उनके पास पैदल सैनिक थे, हाथियार थे, गन्स थी और उनके पास कई गांव जो है वो लेन ग्रांट्स में मिले हुए थे। और कहा जाता है कि उनके कई करोड़ रुपए, कई लाख रुपए जो है वो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग अगर आप चीज़ें देखें तो चित्तो मेवाती के बारे में अगर उसकी शारीरिक बनावट देखें चित्तो मेवाती को, उसके बारे में भी अलग अलग अंग्रेजों ने कुछ चीज़ें लिखी हैं। उसमें कहा गया कि वो एक बीच की हाइट थी चित्तो मेवाती की, सेहत बहुत अच्छी थी और ओवल टाइप का फेस था और जनरली वाइट कॉम्प्लेक्शन था, वाइट उनका फेस था और वो हमेशा गंजा रहता था। साथ में उनके 2 आगे के दांत जो है वो टूटे हुए थे। और एक और ख़ास बात है कि चित्तो मेवाती हमेशा पगड़ी बांधता था और वो मेवाती पगड़ी बहुत बहुत शौक से वो पहना करता था। इसके अलावा उसका एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद पुन्ना। वो भी मोरलेस, ज़्यादातर अंग्रेजों ने लिखा है कि वो भी जिस तरह से चित्तो मेवाती दिखता था उसी तरह से वो दिखता था। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये कि वो बहुत बहुत वॉरियर आदमी था, बहुत लीडर आदमी था, बहुत निर्भीक आदमी था। और अंग्रेजों ने लिखा कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर किसी बहादुरी की चर्चा करें तो चित्तो मेवाती जैसा कोई भी नहीं था बहादुरी में। और मैं अंग्रेजों ने कई जगह लिखा है कि जब पूरी आर्मी कहीं हार मान जाती थी, जब आर्मी को लगता था कि अब वो नहीं जीत सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो जब चित्तो मेवाती उनको बड़े जोश के साथ कहता था कि एक लास्ट कोशिश करते हैं, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो एक लास्ट कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे उनके अंदर एक लीडरनेस थी और किसी चीज़ को करने की क्षमता थी कि वो अंत तक हार नहीं मानते थे। और ये अंग्रेजों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो यही कारण था कि वो इतना जो है निर्भीक बन पाया, इतना निडर लीडर जो है वो बन पाया, इतना बहादुर और निर्भीक लड़ाकू बन पाया। अंग्रेजों ने लिखा कि वो जो उनकी पावर है वो एनिमल क्रेज था उनका, मतलब जानवरों जैसी शक्ति थी उसके अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए इतनी ही पावर चाहिए थी किसी भी नेता में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 1817 से 1819 के बीच वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिंडारिस के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जिसमें 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने सोल्जर्स जो है वो मंगाए और फिर मॉडर्न टूल्स और मशीन्स के साथ उन्होंने पिंडारिस को खात्मा करने की कोशिश की। उसमें वो बाद में सफल भी हुए पिंडारिस को सप्रेस करने में, उनका खात्मा करने में। लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि चित्तो मेवाती का जो स्टैंड था ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो विरोधी था, अंग्रेजों को दुश्मन मानता था। और वो अंग्रेज लिखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा शांति भी होती थी, जब आपस में कॉर्डियल रिलेशंस होते थे, कोई वॉर नहीं चलते थे, तो तब भी वो कहता रहता था कि तो पनिश द ब्रिटिश इज इजी, अंग्रेजों को हराना तो बहुत आसान काम है, मेरे लिए बहुत आसान काम है। अब सोचिए कि वो कितना पावरफुल आदमी जो ये कह रहा है कि अंग्रेजों को हराना तो मेरे लिए बहुत आसान, उनको पनिश करना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो इससे बात पता चल रहा है कि चित्तो मेवाती एंटी ब्रिटिश था, अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेज उनके जो है वो दुश्मन के तौर पर उनको वो देखता था। और एक लेटर भी है जो उन्होंने दौलत राव सिंधिया के साथ शेयर किया था। उन्होंने दौलत राव सिंधिया से मदद मांगी थी कि आप मेरी मदद करें, और लेकिन उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे पास उतनी आर्मी है, मैं अपने 6 विंग्स बना दूंगा, 6 दुर्रा जो मेरे थे उनको मैं अलग अलग डायरेक्शन में भेजूंगा और अंग्रेजों को तो मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा, उनको तो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ से
उनका खात्मा कर दूंगा। इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा ब्रिटिश विरोधी था। और ख़ास बात यह है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिंडारिस के खिलाफ ये कैंपेन चलाया उनको खात्मा करने का, तो बहुत से पिंडारीज ने सरेंडर भी किया, और चित्तो मेवाती के पास भी ऑप्शन था कि वो सरेंडर करके बच सकता था और उनको कुछ चीज़ें मिल भी सकती थी। लेकिन चित्तो मेवाती का जब पीछा किया अंग्रेजों ने, उन्होंने कभी सरेंडर करने की नहीं सोची। वो भागता रहा, अलग अलग लोगों के साथ भागता रहा, अपने बेटे के साथ भागता रहा, और फाइनली उनको अंग्रेज नहीं मार पाए। उसको बाद में एक टाइगर जो है जंगल में वो मिल जाता है, और उसने जो है उसको अपने शिकार बना लिया। तो आप सोचिए कि चीता जैसा आदमी को चीता ने ही शिकार बनाया, अंग्रेज उसका शिकार नहीं कर पाया, अंग्रेजों के साथ वो सरेंडर नहीं कर पाया। तो इससे पता चल रहा है, इसलिए ये वीडियो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे भी वीर योद्धा हैं, ऐसे लड़ाकू हैं, ऐसे ब्रिटिश विरोधी नायक हैं। चित्तो मेवाती जो मेवात से बिलोंग करता था, वो आप हम सब में से ही बिलोंग करता था। यहाँ से उनको ले जाया गया मध्य भारत में, और फिर एक बड़ा पावरफुल नेता के तौर पर पिंडारिस में उभरा कि अंग्रेज कहते हैं उससे ज़्यादा एबल और जानदार, शानदार और लड़ाकू पिंडारी चीफ उन्होंने नहीं देखा। स्वतंत्रता नेचर का था, अपनी जबान से पीछे नहीं हटता था, बहुत साहसी था, निडर था, और कहा जाता है कि बहुत इंसानियत भी रखता था। और जब भी एक्सपीडिशंस पे होते थे, रेड करते थे, तो जितना भी उनको मिलता था वो सभी आर्मी के लोगों में बांटता भी था। इसीलिए वो सबको एक्सेप्टेड था, इसीलिए वो बिना पिंडारी बैकग्राउंड के होते हुए भी सबसे पावरफुल बना, सबके चहेता बना, सबके सबके क्लोज वो बना। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास मध्य भारत में, खासकर मध्य प्रदेश में, एक ऐसे फेसेस हैं, ऐसे चेहरे हैं जो बहुत वीर थे, बहुत निडर थे, बहुत पावरफुल थे। 25,000 के आसपास उसके पास उस वक्त हॉर्समैन थे, 2,000 के पास इन्फेंट्री थी, उसके पास गन्स थी, उनके पास हाथी थी, उनकी आर्मी में मेवातीस हुआ करते थे। उन्होंने कभी सिंधियास के साथ सरेंडर नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि भोसले तक जितने भी पिंडारीज थे उनको राजा के सामने बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन एक चित्तो मेवाती जो पिंडारीज को बार बार तंग करने की कोशिश, सिंधियास को बार बार जो है अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ निगोशिएशंस कर रहा है। उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट भी किया है कि आप लेजिटमेट शासक हैं। तो इससे पता चलता है कि चित्तो मेवाती कितना पावरफुल आदमी था, कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी था, कितना वीर था, कितना निडर था। वो इंसान जिसके जो कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा, अंग्रेज उसका पीछा करते हुए, लेकिन सरेंडर नहीं किया, उनकी गोली का शिकार नहीं हुआ, उनके हथियारों का शिकार नहीं हुआ, उनकी आर्मी का शिकार नहीं हुआ। बल्कि कहा जाता है कि अंत में जब जंगलों मसीरगढ़ के आसपास जब वो मूव कर रहा था, तब वहाँ एक लॉयन ने जो है, एक टाइगर ने उनको अपना शिकार बनाया। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मेवात के इतिहास का, क्योंकि आज तक जितना भी इतिहास हम लोगों ने जिक्र किया है, उसमें या तो हम हरियाणा इतिहास की बात करते हैं या राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं, पर हमारे पास ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, ऐसे पावरफुल वीर योद्धा हैं जो मध्य प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा मैं और भी बता रहा था आपको कि चित्तो मेवाती के अलावा एक सादात खान और मोइनुद्दीन अली, दो इम्पोर्टेंट एक जमींदार हुआ करते थे जो मल्हार राव होलकर के महल की जो है सुरक्षा का काम करते थे। आप सरप्राइज होंगे कि ये अहिल्या बाई जो उनकी जसवंत राव होलकर की वाइफ थी, उसका जो मर्डर किया था उसमें भी दो मेवाती जो है वो इन्वॉल्व थे। और मर्डर उसका इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ संधि करने के लिए तैयार हुई, और उससे बहुत से जो मिलिट्री के जनरल्स थे वो नाखुश थे। इसी वजह से उनका मर्डर कर दिया गया। उसके मर्डर में जो इन्वॉल्व लोग थे वो भी मेवातीस थे। तो इससे पता चल रहा है कि मध्य भारत में मेवातीस बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत पावरफुल थे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो उस वक्त के अलग अलग गैंग्स थी, राजपूतों के गैंग्स थे, बड़े बड़े जमींदार की गैंग्स थी, उसमें भी मेवातीस की बहुत बड़ी डिमांड थी, क्योंकि मेवातीस बहुत ही वॉरियर किस्म के लोग थे। और मेलकॉम लिखता है कि उनसे बड़ी जो है प्लंडर और साहसी लोग उन्होंने पूरे भारत में नहीं देखे। तो इसलिए ये ज़रूरी था मेरा इस बात पे चर्चा करना कि हमारे पास मध्य भारत में, खासकर आज के मध्य प्रदेश में, हमारे पास बहुत से ऐसे वीर योद्धा हैं जिनका कोई सानी नहीं है भारतीय इतिहास में। जो ब्रिटिश विरोधी था, अंग्रेजों के विरोध, अंग्रेजों को कहता था उनको हराना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है।
इस तरह की सोच रखने वाले मेवाती जो है मध्य प्रदेश में रहे हैं। इन सभी शब्दों के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूँ। मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे पेज को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर आपके साथ होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू।